लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वीक लिगैंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इससे पहले कि मैं आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊं कि ये सीरीज क्या है और ये कैसे बनी है, इसका क्या यूज है, उससे पहले इस सीरीज को समझने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करना होगा। तो चलिए पहले बेसिक डिस्कशन करते हैं। बेसिक डिस्कशन में मुझे आपको बस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को जस्ट शॉर्टकट में बताना है। तो उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि उसी के बेसिस पे बनी है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब चीजों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब हमारा मेटल एटम आइसोलेटेड होता है, फ्री फॉर्म में होता है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान हमारे मेटल एटम का जो डी सबसेल होता है, उस डी सबसेल के जो सारे के सारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट होने का क्या मतलब है? डीजेनरेट होने का मतलब है कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है ना। ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जब तक मेटल अकेला है तब तक तो डी ऑर्बिटल्स जो है वो डीजेनरेट है, यानी कि उसकी एनर्जी इक्वल है। लेकिन जैसे ही हमारे इस मेटल से लिगैंड अप्रोच करना स्टार्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले तो ये होता है कि ये जो डी ऑर्बिटल्स होती है इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है ना। पहले तो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और जब लिगैंड और पास आ जाता है और वो मेटल के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देता है, तो ये जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी 2 लेवल्स में स्प्लिटिंग हो जाती है ना। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, है ना। जब क्या होता है, जब आपका लिगैंड मेटल एटम के साथ जुड़ जाता है या कह लीजिए कि मेटल आयन के साथ जुड़ जाता है और कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग से क्या बन जाता है, स्प्लिटिंग से 2 एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं। कौन से एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं? एक होता है आपका T2G लेवल और एक होता है आपका क्या, EG लेवल, है ना। T2G लेवल में आपके 3 ऑर्बिटल्स के सेट होते हैं और EG लेवल में आपके क्या होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स का सेट होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जो T2G और EG के बीच का ये जो गैप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा O। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं इस गैप को? डेल्टा O से। इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसी के आगे का कॉन्सेप्ट जानना है, तो अब चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये स्प्लिटिंग हुई है, जो ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है, T2G और EG लेवल बना है, वो किसकी वजह से बना है? वो आपका बना है मेटल के लिगैंड से इंटरैक्शन की वजह से, है ना। जब लिगैंड ने मेटल के साथ इंटरैक्ट किया या फिर आप ये कह लीजिए कि मेटल के लिगैंड से बॉन्डिंग करने की वजह से ये लेवल बना है ना। ये लेवल इसलिए बना कि लिगैंड हमारे मेटल के साथ आकर के जुड़ रहा है, इसी वजह से डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई है और स्प्लिटिंग से 2 लेवल बने हैं। तो अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है कि कुछ लिगैंड्स ऐसे होते हैं जो कि मेटल के साथ बहुत ही स्ट्रांग इंटरैक्शन करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही स्ट्रांग इंटरैक्शन करते हैं। लेकिन कुछ लिगैंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका मेटल के साथ बहुत स्ट्रांग इंटरैक्शन नहीं हो पाता, वीक इंटरैक्शन होता है। तो लिगैंड्स बेसिकली अगर हम लोग जनरली बोले तो 2 तरह के होते हैं। एक वैसे लिगैंड्स होते हैं जिनका मेटल के साथ बहुत स्ट्रांग इंटरैक्शन होता है और कुछ वैसे लिगैंड्स होते हैं जिनका मेटल के साथ बहुत ही वीक टाइप इंटरैक्शन होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि अलग अलग लिगैंड्स जो है वो मेटल के साथ अलग अलग तरह की बॉन्डिंग करते हैं, अलग अलग तरह का इंटरैक्शन करते हैं। कुछ लोग बहुत स्ट्रांग इंटरैक्शन कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत वीक इंटरैक्शन कर लेते हैं। इतनी सी बात है। तो होता क्या है कि कुछ लिगैंड्स जो कि मेटल आयन के साथ बहुत स्ट्रांग इंटरैक्शन करते हैं, बहुत स्ट्रांग इंटरैक्शन करते हैं, उस तरह के लिगैंड्स के केस में ये देखा गया है कि ये जो T2G
और Eg के बीच का गैप होता है ना, ये जो डेल्टा O होता है ना, उस केस में बहुत हाई होता है, यानी कि T2G और Eg के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। चलिए मैं आपको दो डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको कंपेयर करने में इजी हो। एक हमारा ये वाला बना है और एक हम और बना लेते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे Eg यहाँ पे है और T2G यहाँ पे है और इनके बीच गैप ज्यादा है, इसके कंपेयर में ज्यादा यहाँ पे देखिए गैप कम है। अब बात को समझिएगा। तो कुछ लिगैंड्स के केस में क्या होता है, कुछ लिगैंड्स के केस में क्या होता है कि वो मेटल के साथ बहुत स्ट्रांग इंटरेक्शन करते हैं और उनके स्ट्रांग इंटरेक्शन करने की वजह से जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और स्प्लिटिंग से T2G और Eg लेवल बनता है, तो दोनों ही लेवल्स एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं, मतलब इनके बीच गैप जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन कुछ लिगैंड के मेटल के साथ वीक इंटरेक्शन करने की वजह से जब d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और T2G और Eg लेवल बनता है, तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, उस केस में ये देखने को मिलता है कि T2G और Eg के बीच का गैप जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब मैं इसके आगे की बातें आपको बताती हूँ। इसके आगे की बातें ये है कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मेटल को लिया और उसको अलग अलग लिगैंड के साथ इंटरेक्शन करा के या फिर ये कह लीजिए बॉन्डिंग करा के अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स आयंस बनाए। और हर कॉम्प्लेक्स आयन के लिए उन्होंने क्या किया कि डेल्टा O की वैल्यू चेक की। डेल्टा O को आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने जब ये चेक किया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पेक्ट्रा का यूज किया था, बकायदा एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जो आपके अलग अलग लिगैंड्स लिए और अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए और हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए क्या किया, T2G और Eg के बीच के गैप को चेक किया। तो उन्होंने ये पाया कि हर लिगैंड के केस में डेल्टा O की वैल्यू तो अलग अलग मिल रही है, कहीं बहुत कम मिल रही है, कहीं बहुत ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब ये है कि किसी केस में गैप बहुत कम है, किसी केस में गैप बहुत ज्यादा है, किसी केस में गैप मीडियम है। ठीक है, तो इस तरह से जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि क्यों ना हम लिगैंड की एक सीरीज बना दें जिसकी मदद से हम ये बता सके कि किस तरह के कि कौन से वाले लिगैंड से जुड़ने में डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और कौन से वाले लिगैंड से जुड़ने से डेल्टा O की वैल्यू बहुत कम होगी। तो वो जो उन्होंने लिगैंड की एक सीरीज बना दी ना, उसी सीरीज को उन्होंने नाम दे दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। क्या नाम दे दिया, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जस्ट और जस्ट एक लिगैंड की सीरीज है जिसमें आपको ये कुछ लिगैंड्स दिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर बना है ना, वो ये दिखाता है कि ये जो सबसे हाईएस्ट है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया I- से और आप कहाँ पे पहुंच गए, CO पे, तो ये जो सबसे हाईएस्ट है, मैं इसको एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ कि ये जो बढ़ता हुआ क्रम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग I- से बढ़ते यहाँ CO की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे इन लिगैंड्स की स्प्लिटिंग करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि T2G और Eg लेवल के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि डेल्टा O की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यही है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब इसके आगे की बात करते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब जब आप लोग समझ गए हैं तो पहले मैं आपको वीक लिगैंड और स्ट्रांग लिगैंड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अब बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो उन्होंने बना ली डेल्टा O की वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम पे, या फिर आप कह लीजिए कि गैप बढ़ता हुआ, या फिर आप ये कह लीजिए कि स्प्लिटिंग करने की टेंडेंसी बढ़ते हुए लिगैंड को अरेंज कर डाला और बना दी एक लिगैंड की सीरीज और नाम दे दिया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके आगे की बात समझिए। इसके आगे की बात ये है कि उन्होंने क्या किया, लिगैंड की दो कैटेगरी बना दी। इसी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगैंड्स की दो कैटेगरी बना दी। कुछ लिगैंड्स को उन्होंने नेम दे दिया वीक फील्ड लिगैंड्स का और कुछ लिगैंड्स को उन्होंने नेम दे दिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का। तो ये नेम किस बेसिस पे दिया, उन्होंने ये कहा कि कुछ लिगैंड्स जो कि बहुत वीक इंटरेक्शन करते हैं, जिनके केस में T2G और Eg के बीच का गैप बहुत कम होता है,
उस लिगैंड को उन्होंने क्या नाम दे दिया, उस लिगैंड को उन्होंने नाम दे दिया वीक लिगैंड्स का। क्या नाम दे दिया, वीक लिगैंड्स का। और जिन लिगैंड्स के केस में T2G और EG के बीच का ये जो गैप है बहुत ज्यादा था, उस तरह के लिगैंड्स को उन्होंने नाम दे दिया क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स का, या फिर कह लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्लीट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इस सीरीज में कौन सा लिगैंड आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगैंड आपको वीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका I- से लेकर के यहां तक, आपका वाटर तक, ये पूरी जो सीरीज है फ्रॉम I- टू वाटर, ये सारे लिगैंड्स आपके कैसे लिगैंड्स हो गए, ये आपके हो गए वीक फील्ड लिगैंड्स। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, फ्रॉम I- टू H2O ये आपके क्या हो गए, वीक फील्ड लिगैंड। और फ्रॉम NCS- टू CO आपके कैसे लिगैंड्स हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, जस्ट लिगैंड का एक बढ़ता हुआ क्रम है जो कि T2G और EG के बीच के गैप को बताता है। जैसे जैसे हम इसमें I- से CO की तरफ जा रहे हैं, डेल्टा O की वैल्यू बढ़ती जा रही है, T2G और EG के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, बस। और फिर वीक लिगैंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स क्या हो गए, वो लिगैंड्स जो कि क्या करते हैं, मेटल के साथ वीक इंटरेक्शन करते हैं, जिनके केस में डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, वो आपके वीक लिगैंड्स होंगे। और जिसमें मेटल और लिगैंड के बीच का इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब आप कह सकते हो कि जिस तरह के लिगैंड्स मेटल के साथ स्ट्रांग इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं, जिनमें स्प्लिटिंग करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, जिनके केस में T2G और EG के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है, वो वाले लिगैंड्स आपके कैसे हो गए, स्ट्रांग लिगैंड्स हो गए। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब मैं आपको वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के बारे में डेल्टा O और P के बेसिस पे, यानी कि पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा O के बेसिस पे भी अभी बताऊंगी। NCERT में भी ये दिया गया है डेल्टा O और P के बेसिस पे, तो इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इसको समझने के लिए हमें पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है जिसमें कि क्या है, जिसमें कि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है, D4 है। ठीक है, आपको D4 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करके दिखाना है। अब दो सिचुएशन हो सकती है, दो अलग अलग कंडीशन हो सकती है। कंडीशन ये हो सकती है कि या तो आपका कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जिसमें कि कोई आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, है ना, और या तो फिर आपका कोई कॉम्प्लेक्स आयन ऐसा होगा जिसमें कि आपका लिगैंड क्या होगा, वीक होगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके चेक करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा हो तब हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है, और जब वीक लिगैंड जुड़ा हो तब हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो ये हमारा है D4। पहले तो हमें ऐसे सिंपली दिखा देना चाहिए कि हमारा ये D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस वक्त है जब हमारा मेटल एटम क्या है, अकेला है, सिंगल है, उससे कोई लिगैंड नहीं जुड़ा है। तो उस सिचुएशन में D4 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करके दिखाओगे, आप बस सिंपली ऐसे हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिल करके दिखा दोगे। लेकिन जब आपका यही मेटल एटम आपका क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ जुड़ा, पहले क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ जुड़ा। समझिएगा, पहले वाला मैं बता रही हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि पहले में क्या मिलेगा। ठीक है, तो जब पहले वाले लिगैंड से जुड़ा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड से जुड़ा और इसकी स्प्लिटिंग हुई, T2G और EG लेवल्स बना, आपका T2G और EG लेवल्स आपका बना, तो इस केस में अब आपको इस 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आप कैसे फिल करोगे, पहले तो आपके 3 इलेक्ट्रॉन का केस सिंपल है। आप सिंपली क्या करोगे, 1 2 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल कर दोगे। लेकिन ये जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि क्या होता कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता, है ना। एक कंडीशन ये होता कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां ना आए बल्कि यहां पर चला जाए। ठीक है, तो ये बात डिपेंड करती है किस पर, लिगैंड पर। अगर आपका लिगैंड स्ट्रांग होगा
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर नहीं जाएगा, बल्कि कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा। हुंड के रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हुंड का रूल क्या कहता है, हुंड का रूल ये कहता है कि पहले सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है ना। लेकिन जब आपका लिगैंड स्ट्रांग होता है, तो स्ट्रांग लिगैंड के केस में क्या होता है, स्ट्रांग लिगैंड के केस में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंड के रूल के अकॉर्डिंग नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, बल्कि पहले T2G पूरा फिल हो जाता है, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन EG में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएगा, T2G में ही ये पेयरिंग कर लेगा, EG में नहीं जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में आपको D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें तो आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, T2G और EG के केस में T2G 4 EG 0। T2G में कोई 4 इलेक्ट्रॉन है और EG में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अब अगर क्या हो, लिगैंड वीक हो, तो लिगैंड के वीक होने की कंडीशन में क्या होता है, लिगैंड के वीक होने की कंडीशन में ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका 4th इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर नहीं जाएगा, T2G में नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा, हुंड के रूल को फॉलो करेगा। वीक लिगैंड के केस में क्या होगा, हुंड का रूल फॉलो होगा और हुंड के रूल के अकॉर्डिंग पहले सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो 4th इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर नहीं, बल्कि कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। ये 4th इलेक्ट्रॉन आपका कहां जाएगा, EG में जाएगा। ठीक है, तो आपको वीक लिगैंड के केस में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा T2G3 EG 1। क्या मिल गया, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो T2G3 EG 1 मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों के माइंड में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा हुआ क्यों स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में इलेक्ट्रॉन T2G में रह गया और क्यों वीक लिगैंड के केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर गया। इसके पीछे कोई रीजन होगा, है ना। तो अब हम लोग रीजन को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग लिगैंड वाला रीजन बताती हूँ कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया। इस चीज को समझिएगा। देखिए, जस्ट अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है तो ये जो T2G और EG है, इनके बीच का ये जो गैप होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है ना। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में क्या होता है, T2G और EG के लेवल, T2G और EG लेवल के बीच का जो गैप होता है वो गैप ज्यादा होता है। T2G से EG काफी दूरी पर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लगती है, ऑर्बिटल के स्प्लिट होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होने लगती है, तो ये जो 4th इलेक्ट्रॉन था, T2G और EG के बीच गैप ज्यादा होने की वजह से इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये ऊपर जा पाता। ठीक है, इसके पास क्या था, इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये ऊपर जा पाता, तो इसलिए ये कहां पर रह गया, यहीं पर रह गया, T2G में ही जा करके फिल हो गया। ठीक है, लेकिन जब आपका लिगैंड क्या होता है, वीक होता है, जब लिगैंड आपका वीक होता है, तो वीक लिगैंड के केस में क्या होता है, लिगैंड जब आपका वीक होता है तो ये T2G और EG आपके बहुत पास रहते हैं। दोनों के बीच का ये जो गैप होता है ये बहुत कम होता है। EG आपका पास में रहता है, गैप कम होता है। तो गैप के कम होने की वजह से क्या होगा, गैप के कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड नहीं होगी, ये इजिली यहाँ पर चला जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आपका लिगैंड स्ट्रांग होता है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, जब आपका लिगैंड स्ट्रांग होता है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, सारे इलेक्ट्रॉन पहले T2G में जाते हैं तब EG में जाते हैं। लेकिन जब आपका लिगैंड वीक होता है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब आपका लिगैंड स्ट्रांग होता है
तो आपको जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि Eg T2g Eg बहुत दूर होता है, तो इस वजह से इसके पास इतनी एनर्जी तो नहीं होती कि ये ऊपर के ऑर्बिटल पर जाए, ऊपर के ऑर्बिटल पे जा पाए, इसलिए यहीं पे चला जाता है। लेकिन यहाँ आने के लिए भी तो इसको किसी न किसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब ये यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहा है ना। यहाँ पे जब ये आ रहा है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, तो इसके साथ पेयरिंग भी तो कर रहा है। और पेयरिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पेयरिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है पेयरिंग एनर्जी की, है ना। पेयरिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पेयरिंग एनर्जी की। तो चूंकि यहाँ पे इसे अगर ये यहाँ पे आता तो इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये पेयरिंग कर सके, है ना। यहाँ पे जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आता तो इसके पास इतनी एनर्जी चाहिए थी कि ये पेयरिंग कर सके। और अगर इसे ऊपर जाना है तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इसके पास डेल्टा ओ के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, तब ये ऊपर जा पाता। ठीक है, तो चूंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ऊपर जा पाए। हाँ, लेकिन इतनी एनर्जी होती है कि वो पेयरिंग आसानी से कर पाए। ठीक है, इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि पेयरिंग आसानी से कर पाए, यानी कि पेयरिंग के लिए इसे कम एनर्जी की जरूरत है, जबकि डेल्टा ओ यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, डेल्टा ओ को और पेयरिंग एनर्जी को आपस में कंपेयर करके भी लिगैंड को, जो लिगैंड की दोनों कैटेगरी है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड, इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। आप लोग क्या बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि लिगैंड्स फॉर विच डेल्टा ओ इज लेस देन पी आर नोन एज वीक फील्ड लिगैंड्स। यानी कि ऐसे लिगैंड्स जिसमें कि क्या हो, डेल्टा ओ की वैल्यू पी से कम हो, उस तरह के लिगैंड्स आपके क्या होते हैं, वीक लिगैंड्स होते हैं। और इस तरह के जो लिगैंड्स वीक होते हैं वो आपके क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब यही होता है, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का फिल होना, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पाया जाना। ठीक है, और आप अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड को आप कैसे समझा सकते हो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड को आप इस तरह से समझा सकते हो कि ऐसे लिगैंड जिनके लिए क्या हो, जिनके लिए डेल्टा ओ की वैल्यू पी से ज्यादा हो, उस तरह के लिगैंड्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स कहते हैं। और इस तरह के लिगैंड्स जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का क्या मतलब है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि जिसमें क्या हो, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़े, हमें क्या पड़े, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम दिखाई पड़े। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां पे हुंड का रूल फॉलो ना हो। ठीक है, तो ओवरऑल पहले तो आप लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ गए हो, क्या है सब कुछ अच्छे से समझ गए हो। फिर आप लोगों ने डेल्टा ओ और पी को कंपेयर करते हुए आपने स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड को समझ लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में और बता देती हूँ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हम उस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, क्योंकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उस वक्त बनते हैं जब आपका लिगैंड कैसा होता है, वीक होता है। और आपको पता है कि जब लिगैंड वीक होता है तो इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिल होता है, और जब इलेक्ट्रॉन हुंड के रूल के अकॉर्डिंग फिल होगा तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उस वक्त बनते हैं जब हमारा लिगैंड स्ट्रांग होता है, और जब हमारा लिगैंड स्ट्रांग होता है तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो होती है हुंड के रूल के जस्ट विपरीत होती है। पहले T2g में सब कुछ फिल हो जाता है, T2g में पेयरिंग हो जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन Eg में जाता है। ठीक है, तो इसमें और इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।